हेलो दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर वाइज क्वेश्चन का सीरीज चालू कर रहा हूं, जो बिहार बोर्ड द्वारा कई बार पूछा गया है, यानी बार बार पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं आगे और 25 क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हुए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है? तो पहला है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। बी है, आपतन कोण और परावर्तन कोण समकोण होते हैं। सी है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ऑप्शन डी है, विकल्प ए और सी दोनों सही है। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं जो आप लोग पढ़े होंगे। इसका उत्तर होता है ऑप्शन डी, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और सी, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद क्या होता है? तो देखिए, समतल दर्पण पर जब प्रकाश की, ये समतल दर्पण है और इस पर प्रकाश की जो किरण आती है, इस साइड से रंगा हुआ रहता है समतल दर्पण, और इस पर जो लंबवत पड़ेगी, यानी जो 90 डिग्री पर पड़ेगी, वो परावर्तन के बाद फिर उसी पथ पर वापस लौट जाता है, यानी 90 डिग्री पर ही वापस लौट जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा वो उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। इसीलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा वो देखिए क्या है, पहले पढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, बी में काल्पनिक प्रतिबिंब, सी में ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब को। तो जितना हम लोग बोले हैं उसको आप लोग लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता कौन सा है? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता जो हम बोले थे वही है। इसको एक बार और पढ़ते हैं। इसका है कि इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम बोले थे कि इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, यानी ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब की क्या विशेषता होता है? तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना, उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं और ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता। तो इसका ऑप्शन उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समतल दर्पण की कौन सी विशेषता है? तो देखिए, समतल दर्पण की कौन सी विशेषता है, चलिए पढ़ते हैं। समतल दर्पण प्रतिबिंब का आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। बी, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये भी सही है। प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो यानी सभी सही है इसमें, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है कि देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर का आधा होता है। तो इसमें फोकस के बारे में पूछा गया है। अगर वक्रता त्रिज्या के बारे में पूछा जाएगा, आर के बारे में, तो फोकस दूरी का ये 2 गुना होता है। तो इसमें दोनों है, आधा है। इसका उत्तर ए हो जाएगा, आधा। ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी होता है। देखिए, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होता है वो दोनों क्या होता है? देखिए, ये चिन्ह परिपाटी का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा।
ये ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो पहला है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, सी में दिया है दोनों, डी में दिया हुआ है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऋणात्मक। अवतल दर्पण में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन ऋणात्मक होता है। 10वां पर आते हैं। उत्तल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी क्या होता है? ये धनात्मक, बी ऋणात्मक, उपयुक्त दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। ऑप्शन ये याद रखिएगा। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। तो चलिए हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में को आज जान लेते हैं। देखिए दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र तो 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f होता है। क्या होता है? 1/f। ये दर्पण सूत्र होता है। ये हम लोग का दर्पण सूत्र है। क्या है? दर्पण सूत्र। इसको याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 12 नंबर क्वेश्चन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आप लोग पढ़े होंगे इसको, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। चलिए आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दाढ़ी बनाने में जो उत्तल का उपयोग, दर्पण का उपयोग होता है, वह दर्पण होता है कौन सा? अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रोगियों के नाक, कान, गले देखने के लिए डॉक्टर द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए रोगियों के जो नाक, कान, गला देखने के लिए जो डॉक्टर दर्पण का यूज करते हैं वो भी दर्पण अवतल ही होता है। इसको भी बहुत भी है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। हेडलाइट में ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल दर्पण, बी में दिया हुआ है अवतल दर्पण, सी में दिया हुआ है समतल दर्पण, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो वाहनों के जो हेडलाइट का मतलब होता है आगे वाला लाइट में कौन सा रहता है, इसको ध्यान से मारिएगा, बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। अवतल दर्पण होगा इसका उत्तर, ऑप्शन बी। चलिए आगे की ओर देखिए ये क्वेश्चन है, ये है बहुत बीबिया है। वाहनों में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वाहन के जो साइड मिरर के रूप में वो यूज होता है वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी, 16 का बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 17 पर आते हैं। तो निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा मिल सकता है। समतल दर्पण द्वारा, बी अवतल दर्पण द्वारा, सी उत्तल दर्पण द्वारा, डी तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो हम लोग को क्या पूछता है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण द्वारा मिलता है। ऑप्शन बी, जब दर्पण पढ़िएगा तो उसमें बताया जाता है। ऑप्शन बी उत्तर अवतल दर्पण द्वारा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 18 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल समतल दर्पण द्वारा, बी केवल अवतल दर्पण द्वारा, सी केवल उत्तल दर्पण द्वारा, डी तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो आभासी प्रतिबिंब जो है ना, सो तीनों प्रकार के दर्पणों में बनता है। कौन से दर्पण में? समतल में भी बनता है, अवतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है, और सभी में बनता है। तो इसका उत्तर जो है 18 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? डी तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा, तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा, 18 का डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 19 पर आते हैं। 19 में है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक सीधा। तो एक बात याद रखिएगा हमेशा, जो काल्पनिक होगा यह हमेशा सीधा होगा। कैसा होगा? काल्पनिक जो होता है सीधा होता है, काल्पना हमेशा सीधा होता है, वास्तविकता जो होता है हमेशा उल्टा होता है। ये याद रखिएगा, काल्पनिक सीधा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक कैसा होता है? सीधा होता है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। याद रखिएगा, बहुत बेबिया क्वेश्चन है। 20 नंबर पर आते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए अभी ये पढ़े थे हम लोग, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा और उल्टा भी इनमें से कोई नहीं। तो अभी ये पढ़े थे कि उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा बनता है, और जो सीधा होता है
वो काल्पनिक होता है। ऑप्शन ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 20 हो गया। 21 पर कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है तो दर्पण हो सकता है कैसा। देखिए सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसका मतलब कौन सा दर्पण है ये पूछा गया कि ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, समतल तथा उत्तल, डी अवतल दर्पण। तो देखिए समतल दर्पण में क्या होता है कि जब हम वस्तु को रखेंगे सामने में तो वो सीधा ही दिखाई, जितना बड़ा उतना ही बड़ा दिखाई देगा और सीधा ही दिखाएगा। उत्तल दर्पण में भी वही दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है और काल्पनिक दिखाई देता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी समतल तथा उत्तल दोनों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर पर आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए दोनों प्रकार का प्रतिबिंब कौन सा दर्पण, उत्तल में केवल आभासी बनता है, समतल दर्पण में भी आभासी बनता है, अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी अवतल दर्पण। याद रखिएगा, बहुत बेबी है क्वेश्चन सब। 23 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा। देखिए इसमें हम समझा देते हैं पहले आप लोगों को कि देखिए जब अवतल दर्पण जो होता है इस साइड से कलर किया रहता है, इसमें ध्रुव पी फुल, यहाँ पर फोकस और यहाँ पर सी जो यहाँ पर सी वक्ता केंद्र रहता है। तो फोकस और ध्रुव के बीच यानी यहाँ पर जो वस्तु रहता है उसका प्रतिबिंब इस साइड बनता है, इस साइड बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी बनता है। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा आभासी। आगे की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। ए वक्ता केंद्र पर होगा, बी वास्तविक और उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा और डी उपयुक्त सभी। तो जब अवतल दर्पण की वक्ता केंद्र पर होता है, चलिए इसको भी हम समझा देते हैं कि अवतल दर्पण को ले लिए, इस साइड से कलर है, इसमें पी पोल यहाँ पर रहता है, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर वक्ता केंद्र सी। तो जब अवतल दर्पण वक्ता केंद्र पर यानी यहाँ पर रहेगा तो जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इस साइड प्रतिबिंब बनता है फोकस से आते हुए और वस्तु के बराबर बनता है वाल वक्ता केंद्र पर ही बना जहाँ पर प्रतिबिंब था। वास्तविक और उल्टा होता है, वस्तु के बराबर ही होता है। तो यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा ये डी नंबर उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर। जब वस्तु अवतल दर्पण की फोकस पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। ए अनंत पर, बी वास्तविक और उल्टा, सी वस्तु से बहुत बड़ा और उपयुक्त सभी, डी। तो इसमें भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं कि अवतल दर्पण ये हो गया अवतल दर्पण हमारा, इसमें ये पोल हो गया, यहाँ पर एफ और यहाँ पर सी वक्ता केंद्र। जब अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है, यहाँ पर जब वस्तु को हम रखेंगे तो इसका जो यहाँ से टकराने के बाद परावर्तन के बाद जो फोकस से निकलता है वो अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, ये भी सही है। वास्तविक और उल्टा होगा, इसीलिए उल्टा होगा, ये भी सही है। वस्तु से बहुत बड़ा, ये भी सही है। यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए।